हाय गाइस, कैसे हो आप सारे? अच्छे से हो? होप कि सारे अच्छे से ही होंगे। तो आज एक और टॉपिक है फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने लाया है आपके लिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नॉट मोस्टली हमने जो सारी डाइजेशन है वो हमने कंप्लीट की है आफ्टर द सेक्रीशंस फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड्स। और कौन सा एंजाइम कैसा रिएक्ट करता है, वो कैसे एक्टिविटी करता है, वो हमने सारा कुछ पढ़ा है। उसमें हमने ग्लैंड्स भी पढ़ डाले हैं, लिवर हमने पढ़ा है, पेनक्रियास हमने पढ़ा है, गाल ब्लेडर भी हमने पढ़ा है। तो दैट मीन मोस्टली हमने जो डाइजेशन है वो कंप्लीट की है। अब इसमें एक और टॉपिक रह गया है, दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ गट। और भी दो तीन टॉपिक्स इसमें है अभी, लेकिन आज हम हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़ेंगे। और हिस्टोलॉजी ऑफ गट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा हिस्टोलॉजी ऑफ गट। तो हिस्टोलॉजी आपको पता ही है, हिस्टोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द गट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ द गट। ठीक है, हम इसमें स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द गट। मैंने जब आपको स्टोमक पढ़ाया था, थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने दिया था आपको कि गट, हाँ, जो स्टोमक है, स्टोमक की जो स्टोमक का स्ट्रक्चर है वो कैसे, वो किन चीजों का बना होता है। तो इसी तरह हम अब पूरे गट का ही देखेंगे। पूरे गट में हम देखेंगे कि इस गट का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वी हैव टू टेक क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मींस, फॉर एग्जांपल मैंने इंटेस्टाइन्स को क्या किया, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन एक ट्यूब जैसा होता है। मैंने इंटेस्टाइन का क्या निकाल दिया, मैंने इसमें एक स्लाइस, इसमें स्लाइस मैंने कर दी, इसको मैंने स्लाइस कर दिया, डाइसेक्ट मैंने इसको कर दिया। तो मैंने एक मैंने इसमें एक सिंपली सा एक स्लाइस सेपरेट आउट कर दी, मैंने इसको कट किया। और मैंने जब इसको कट किया तो वहां से मुझे ऐसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल पीसेज निकल गए। ठीक है, ऐसे ऐसे पीसेज निकल गए यहाँ से। तो अब मैं इस पीस को ऑब्जर्व करूंगा, जब मैं इसको देखूंगा कि ये जो थोड़ा सा एक स्लाइस है किसका, इस इंटेस्टाइन का, दैट मींस ये इंटेस्टाइन भी किसका पार्ट है, गट का ही पार्ट है। तो मैं देखूंगा कि जो इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर होगा या स्टोमक में जो स्ट्रक्चर होगा वही सारे सारे गट का ही वही स्ट्रक्चर होगा। तो जब मैंने एक इसमें एक डाइसेक्शन कर दिया, मैंने इसमें एक पार्ट निकाल दिया, तो देखो पार्ट मैंने निकाल दिया इसमें। अब मैं देखूंगा कि ये जो इंटेस्टाइन का पार्ट है ये कैसे दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे, इसको मैं अब ऑब्जर्व करूंगा। तो जब मैं इसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो देखो अब इसमें इसको डाइसेक्ट करके जब हम इसकी एनाटॉमी देख रहे हैं, अंदर के अंदर कैसे ये लेयर्स ऑफ टिश्यूज है या सेल लेयर्स कैसे इसमें अरेंज्ड हो गए हैं, या कहाँ पर क्या क्या कंपोजिशन है, तो वो हम देखेंगे। तो जब हम ये लेते हैं गट, तो गट में देखो ऐसा होता है। जब मैं ऐसे कट करूंगा इसको, तो अंदर से आपको पता ही है कि इंटेस्टाइन का अंदर से ऐसे, अगर मैंने इंटेस्टाइन को ऐसे कट किया, तो इंटेस्टाइन एक ट्यूब है, तो अंदर ट्यूब में देखो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं अंदर की जान। ठीक है, दिस इज द इंटरनल व्यू। तो अंदर की जानब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये फोल्ड्स होते हैं जिनको हम रिगेज कहते हैं, इंटेस्टाइनल रिगेज भी इनको कहते हैं। फिर वहां पर जैसे कि स्टोमक में भी रिगेज होते हैं, मस्कुलर म्यूकोसा के फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी क्या, ये रेगुलर, हाँ, फोल्डिंग्स होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रिगेज भी कहते हैं, या ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी इन द फॉर्म ऑफ विलाइज जो होते हैं, ये ऐसे निकलता है। तो ये अंदर की जानिब क्या है, ये खाली एक जगह है। तो इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। दिस इज नोन एज ल्यूमेन, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह को इंटेस्टाइन के अंदर ये जो खाली जगह है, दैट उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। तो ल्यूमिन एक खाली जगह, और ये खाली जगह देखो, खाली जगह के इर्द गिर्द ऐसे है, ऐसे अंदर की सरफेस जो है इंटेस्टाइन की वो ऐसे है, फोल्डेड है। ठीक है, इनको हम रिगेज भी कहते हैं, इंटेस्टाइनल रिगेज भी आप इनको कह सकते हो। तो स्टोमक में अगर हम देखें तो स्टोमक में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। अब उसके बाद देखो, ये जो ये जो पहली लेयर आती है ना, पहली लेयर अंदर से, अंदर इंटेस्टाइन के अंदर से हम देख रहे हैं गट की जो पहली लेयर होती है, दैट लेयर इज नोन एज म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर, तो ये म्यूकोसल लेयर है। ठीक है, ये म्यूकोसल लेयर होगी। अब यहां पर मैं इसको अच्छे से बना दूंगा।
Now this is mucosal layer and this is the lumen. ये हो गया lumen हमारा, अभी मैं मार्क नहीं करूंगा इसको. उसके बाद the second layer आपके एनसीईआरटी में ऐसी दी गई है, सेकेंड लेयर. उसके बाद एक और लेयर होती है, now this is the third layer and then there is a last layer. This is the last layer. तो एक ह्यूमन गट में 4 लेयर्स होती है. ठीक है, ह्यूमन गट is having 4 layers of cells. इसमें 4 layers होते हैं which is made up of these layers are made up of cells. तो देखो the outermost layer of the gut, जो outermost layer है गट की, तो this is known as serosa. outermost this is known as serosa. फिर serosa के भी दो लेयर्स होते हैं. serosa 2 लेयर्स में बटी होती है. one is known as parietal and visceral. visceral अंदर की तरफ होती है, parietal बाहर की तरफ होती है. ठीक है, तो serosa parietal serosa and visceral serosa. उसके बाद ये वाली लेयर जिसको मैं अभी शेड करूंगा, this ये वाली लेयर जो होती है, this layer is known as muscularis. This is known as muscularis. तो दूसरी अंदर की जानिब, जो बाहर से अंदर की जानिब, तो जो दूसरी लेयर है that is known as muscularis. ठीक है, और फिर उसके अंदर muscularis के अंदर जो लेयर होती है, this now dotted, ये लेयर, the dotted layer. This dotted layer is known as submucosa. इसको हम क्या कहते हैं? This layer is known as submucosa. Submucosal layer. This is known as submucosal layer. ठीक है, submucosal layer हो गई ये. Now the innermost layer, that this layer, innermost layer जहां पर ये folds आपको दिख रहे हैं, this is the innermost layer जिस पर आपको ये folds दिख रहे हैं. This innermost layer is known as mucosa, mucosal layer. This is known as mucosa, mucosal layer. तो mucosal layer. तो एक ह्यूमन गट जो होती है उसमें 4 लेयर्स होती है. आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज सिरोसा. उसके बाद जो अंदर की लेयर होती है, सिरोसा के अंदर की लेयर होती है, दैट इज नोन एज मस्कुलरिस. उसके अंदर की लेयर होती है दैट इज सबम्यूकोसा, और सबसे इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा लेयर. तो दैट मींस दिस इज द इनर मोस्ट लेयर. जहां पर आपको ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर एंड दिस लेयर इज नोन एज म्यूकोसा लेयर. और ये जो खाली आपको दिख रही है यहाँ पर जगह, दिस इज नोन एज ल्यूमेन. खाली जगह जो इंटेस्टाइन के अंदर, जो गट के अंदर जो खाली जगह होती है, क्योंकि गट कैसी होती है, ट्यूब लाइक होती है, सिलेंड्रिकल होती है, तो उस ट्यूब में जो अंदर खाली जगह होती है दैट इज नोन एज ल्यूमेन. तो फिर उसके बाद जो अंदर की लेयर, सबसे अंदर की लेयर होती है, दैट इज नोन एज म्यूकोसल लेयर. और इसी म्यूकोसल लेयर पर ये म्यूकोसल फोल्ड्स बने हैं. दीज आर द म्यूकोसल फोल्ड्स. ठीक है, यहाँ पर म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स भी लगी होती है, और वो जो म्यूकस सेक्रेट करती है, फिर म्यूकोसल फोल्ड्स बन जाते हैं यहाँ पर. तो ये म्यूकोसल लेयर ये फोल्ड्स बना देती है, जिन फोल्ड्स को हम म्यूकोसल फोल्ड्स कहते हैं, या इनको हम रिगेस कहते हैं. ठीक है, उसके बाद इस इनर लेयर के बाद जो ये डॉटेड लेयर है, दिस इज नोन एज सब म्यूकोसल लेयर. दिस इज नोन एज सब म्यूकोसल लेयर. और उसके बाद तीसरी जो लेयर आती है अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अगर मैं इसको नंबर 1 कहूंगा, दिस इज म्यूकोसल, नंबर 2 इज सब म्यूकोसल, नंबर 3 इज मस्कुलरिस एंड नंबर 4 इज सिरोसा. तो ये अंदर से बाहर की तरफ है. लेकिन अगर मैं बाहर से ही काउंट कर रहा हूं, तो बाहर की जानिब जो पहली लेयर है दैट इज सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, देन सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा. तो ये तो यहां तक हो गया. थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया कि जो ह्यूमन गट है वो 4 लेयर्स की बनी होती है. द इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसल लेयर एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा. ठीक है, ये 2 चीजें आपको पता लग गई. तो अगर मैं यही आपको ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिख डालूं, मैं लिखूंगा जो ह्यूमन गट होती है, ह्यूमन गट. तो ह्यूमन गट कितने लेयर्स की बनी होती है? मेड अप ऑफ 4 लेयर्स. ठीक है, इट्स कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स. इनर मोस्ट लेयर इज, एक तो हो गई इनर मोस्ट लेयर. इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है?
इनर मोस्ट लेयर इज, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, म्यूकोसल लेयर। तो इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसल लेयर, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर इज, जो सबसे बाहर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो सबसे बाहर होती है, दैट इज नोन एज, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज सिरोसा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर जो दो लेयर्स आती है, फिर सिरोसा से जब हम अंदर की तरफ आते हैं, या मैं अंदर से ही बाहर की तरफ जाऊंगा, तो म्यूकोसल लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, सब म्यूकोसल लेयर, और उसके बाद आती है कौन सी, उसके बाद आती है सब म्यूकोसल लेयर के बाद आती है मस्कुलर। तो दीज आर द 4 लेयर्स, ठीक है, ये हो गए 4 लेयर्स। चलिए जी, अब इनको हम पढ़ते हैं, 4 लेयर्स को अब हम पढ़ते हैं। तो देखो, अगर मैं यहां पर ऐसे ह्यूमन गट को कर, ये ट्यूब थोड़ा सा ऐसे कर, दिस इज सिंपली एन इमेजिनरी हाइपोथेटिकल डायग्राम में बना रहा हूं यहां पर, बस समझाने के लिए। देखो, जो पहली लेयर है, दैट इज, ये क्या है, दिस लेयर इज नोन एज म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसल लेयर, ठीक है, दिस इज नोन एज म्यूकोसल लेयर। और उसके बाद मैं यहां पर स्टार्ट कर दूंगा, दिस इज सब म्यूकोसल लेयर, नाउ दिस इज सब म्यूकोसल लेयर, ठीक है, ये दूसरी लेयर जो है, दिस इज सब म्यूकोसल लेयर, ठीक है, नाउ दिस इज सब म्यूकोसल लेयर। और उसके बाद जो तीसरी लेयर आती है, थर्ड लेयर, यहां पर मैं दिखाऊंगा, this is the third layer and this one is the last layer, this is the last layer, ठीक, ये लास्ट लेयर होगी हमारी। तो ये होगी हमारी म्यूकोसल लेयर, जिसको मैंने आगे रखा है। उसके बाद कौन सी होती है, सब म्यूकोसल लेयर, उसके बाद होती है मस्कुलरस, एंड देन देयर इज सिरोसा। अब देखो यहां पर ये जो म्यूकोसल लेयर होती है, सारे ग्लैंड्स जो होते हैं, जो भी आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिल रहे हैं आपको, या आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, क्रिप्टिस ऑफ लिवर कन आपको मिल रहा है, तो ये ग्लैंड्स कहां पर होते हैं, ये ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये कहां पर होते हैं, ये म्यूकोसल लेयर में होते हैं। तो जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो किस लेयर में होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में, जो ह्यूमन गट में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वेदर दे आर सिलिवरी ग्लैंड्स, वेदर दे आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड को छोड़कर, क्योंकि वो सब म्यूकोसा में होता है, बाकी सारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, म्यूकोसल लेयर में। तो ये सारे ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसल लेयर, ग्लैंड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसल लेयर, ठीक है। और ये जो म्यूकोसल लेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स नोन एज गॉबलेट सेल्स, ठीक है, ये बनी होती है म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स नोन एज गॉबलेट सेल्स। और वो जो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, जिनको हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं, वो कंटिन्यूअसली म्यूकस को सेक्रेट करते हैं, जिससे एक तो प्रोटेक्शन रहती है, किसकी प्रोटेक्शन रहती है, एलिमेंट्री कैनाल की प्रोटेक्शन रहती है, जैसे कि स्टोमच की जो ऊपर की लाइनिंग होती है, दैट इज म्यूकस लाइनिंग। तो ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं, दे सेक्रेट म्यूकस। तो जो म्यूकोसल लेयर होती है, ये ग्लैंडुलर होती है, इट्स अ ग्लैंडुलर लेयर, ग्लैंडुलर लेयर, क्योंकि ये सेक्रेट क्या करती है, इट्स अ ग्लैंडुलर लेयर, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, एंड म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स आर नोन एज गॉबलेट सेल्स। तो ग्लैंडुलर लेयर, गॉबलेट सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है, गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, एंड दीज गॉबलेट सेल्स जो होती है, दीज सेक्रेट म्यूकस, ये सेक्रेट क्या करती है, दे सेक्रेट म्यूकस, और उस म्यूकस में म्यूसिन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, थिक म्यूकस सेक्रेट करते हैं। तो ये म्यूकोसल लेयर, एक तो इसमें क्या होते हैं, ये तो ग्लैंडुलर लेयर है, मेड अप ऑफ गॉबलेट सेल्स, इसमें गॉबलेट सेल्स भी होती है, बहुत ज्यादा म्यूकस को सेक्रेट करती है, थिक म्यूकस को सेक्रेट करती है, एक तो ये बात हो गई। और ये म्यूकस जो ये निकालते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन रहती है गट की, ठीक है। और इसी तरह इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड्स, तो दिस लेयर आल्सो कंटेन्स ग्लैंड्स, ठीक है, इस लेयर में क्या होते हैं, ग्लैंड्स भी होते हैं। अब चलो अब चलते हैं हम किस पर,
तो हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पर बोलूंगा, जब भी जो भी फूड इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल में घुसता है, तो जब वो स्टोमक में पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, तो जो सबसे नजदीक लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द गट इज म्यूकोसल लेयर। तो म्यूकोसल लेयर ही इन कांटेक्ट आ जाती है विद द फूड, ठीक है। जो जो फूड है, फूड किस लेयर के कांटेक्ट में आता है? इट कम्स इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसल लेयर। तो जो फूड होता है इन गट, फूड इन गट कम्स इन कांटेक्ट विद, किसके साथ आता है? विद म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसल लेयर, ठीक है। तो म्यूकोसल लेयर से ही कांटेक्ट में आ जाता है फूड जो हमारी गट में प्रेजेंट होता है। क्या तक क्लियर है? अब देखो, ये तो थी म्यूकोसल लेयर। अब म्यूकोसल लेयर के देखो, म्यूकोसल लेयर में मैंने कहा अभी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक ग्लैंड बना, आई विल ड्रा हियर ए ग्लैंड। नाउ लेट दिस ग्लैंड बी एज गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, या सिंपली कोई भी ग्लैंड ले लो। तो ये एक ग्लैंड है। तो ग्लैंड्स भी कहां पर होते हैं? म्यूकोसा में, म्यूकोसल लेयर में ग्लैंड्स भी होते हैं। तो इनिशियल सेक्रेशन फिर एंजाइम्स की निकलती है, ठीक है, और जाती है ल्यूमेन में जहां पर फूड होता है। अब उसके बाद कौन सी लेयर होती है? द सेकंड मोस्ट लेयर इज नोन एज सब म्यूकोसल लेयर। सब म्यूकोसल लेयर, देखो सब म्यूकोसल लेयर जो होती है गट की, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। इसमें लार्ज ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स होती है। तो इसमें ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स आर देयर आर लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ वेसल जिनको हम कहते हैं, ठीक है। देयर आर नर्वस, ठीक है, नर्वस होते हैं। तो ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्वस, इट इज द लेयर जो सब म्यूकोसल लेयर है। सब म्यूकोसल लेयर इज दैट लेयर व्हिच कंटेन्स ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels and nerves, ठीक है। तो देखो इसमें नर्व्स भी होती है। तो अभी आपको मैं अभी दिखाऊंगा जो नर्व्स होती है वो कैसे, किस तरीके से, इसमें कौन से न्यूरॉन्स होते हैं। हाँ, तो बेसिकली इसमें कौन से जो नर्व्स है ना, नर्व्स बेसिकली इसमें क्या होती है, देखो हमने कहा था एलिमेंट्री कैनाल में, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो हमारा गट है, गट में एक सेपरेट नर्वस सिस्टम होता है। दैट नर्वस सिस्टम इज नोन एज एंथेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और उसमें जो मैंने कहा थी कि वैगस नर्व, ठीक है, वैगस नर्व जो होती है दैट इज द 10th कार्नियल नर्व। और ये 10th कार्नियल नर्व ये ब्रेन से निकली होती है, ठीक है। 10th कार्नियल नर्व दैट मींस द नर्व व्हिच इमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन। तो इसका जो कनेक्शन होता है, तो वो कनेक्शन होता है मेडुला ओब्लांगेटा के साथ, ठीक है। मेडुला ओब्लांगेटा, क्योंकि मेडुला ओब्लांगेटा में जो सेंटर है, दैट सेंटर इज फॉर जो भी ये वैगल न्यूक्लियस हम उसको बोलते हैं। हाँ, वैगस न्यूक्लियस वहां पर मौजूद होता है। अब देखो वो मैं आगे बोलूंगा आपको। तो इसमें नर्व्स ये सारी चीजें होती है। उसके बाद होता है मस्कुलैरस। तो मस्कुलैरस नेम सजेस्ट्स कि भाई ये जो लेयर होती है, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ मसल्स। और इसमें दो तरीके के मसल्स होते हैं, वन इज सर्कुलर मसल्स एंड अनदर इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है। तो जो मस्कुलैरस लेयर होती है, मस्कुलैरस लेयर इट इज हैविंग मसल्स, composed of muscles. There are two types of muscles in the muscularis. The inner muscles are circular, जो inner circular muscles होती है, and outer longitudinal muscles. तो ये मैं ऐसे दिखाऊंगा, these are longitudinal muscles. For example, these are longitudinal muscles. और जो मैंने ये सेमी आर्क, जो आर्क लाइक बना दिए, इनको आप समझ लो कि ये क्या है, these are circular muscles, ठीक है। तो इसमें सर्कुलर मसल्स होती है। मस्कुलैरस में दो मसल्स हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। और दोनों मसल्स क्या है, दीज टू मसल्स आर जो इनर सर्कुलर है, इनर सर्कुलर मसल्स, एंड आउटर जो बाहर की तरफ है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। और ये दोनों जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ये सर्कुलर मसल्स होती है, दीज टू मसल्स दे आर स्मूथ मसल्स। ये क्या होती है, दे आर स्मूथ मसल्स। तो इन्हीं स्मूथ मसल्स के कारण ही क्या हो जाता है, पेरिस्टलिसिस, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनमें होती है, जो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड, देखो इन स्मूथ मसल्स में क्या होती है, इन स्मूथ मसल्स में रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। स्मूथ मसल्स इनमें क्या होती है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इनमें जब कंट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन जब इनमें होती है,
उसी से क्या हो जाती है, उसी से एक मूवमेंट, एक मस्कुलर मूवमेंट डेवलप होती है, दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। ठीक है, तो पेरिस्टालिसिस क्या है, इट्स अ मस्कुलर मूवमेंट व्हिच ऑकर्स इन द गट। तो हमारे ओसोफेगस से लेकर पेरिस्टालिसिस होता है ओसोफेगस में, स्टोमक में, इंटेस्टाइनस में। ठीक है, तो एक मस्कुलर मूवमेंट होती है, लेकिन वो मस्कुलर मूवमेंट कैसे होती है, बाय कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दैट मींस वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऐसे होते हैं इन अ रिदम लाइक, फॉर एग्जांपल वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, तो उसको हम कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बट रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, जिससे एक मस्कुलर मूवमेंट पैदा होती है, दैट इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। और ये मसल्स कौन होती है, दीज आर स्मूथ मसल्स, और ये दो किस्म की होती है, वन इज इनर एंड अदर इज आउटर। अब देखो, जब ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है तो इनर सर्कुलर मसल क्या काम करती है, इनर सर्कुलर मसल अगर हमारे फॉर एग्जांपल अगर इंटेस्टाइन में, अगर हमारे इंटेस्टाइन में खाना आ गया, ठीक है, अब ये खाने को आगे कौन धकेलेगा, क्योंकि खाने के पास अपनी टांगे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कंट्रैक्शंस हो रही है, पेरिस्टालिसिस हो रहा है, लेकिन पेरिस्टालिसिस में क्या हो जाएगा, जो इनर सर्कुलर मसल्स है ना, इनर सर्कुलर मसल्स प्रिवेंट करेंगी बैक फ्लो। दैट मींस दिस फूड शुड नॉट गेट बैक। तो बैक फ्लो, जो बैक फ्लो ऑफ फूड बचाती है, कौन बचाती है, इनर सर्कुलर मसल्स, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड। तो बैक फ्लो ऑफ फूड, तो बैक फ्लो ऑफ फूड कौन करता है, बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट कौन करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड। ठीक है, तो जब ये कंट्रैक्शन इनर सर्कुलर मसल जब कंट्रैक्ट करती है तो इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड। जो फूड है वो इंटेस्टाइन से बाहर, वो इंटेस्टाइन से ऊपर नहीं, मतलब कि वापस स्टोमक में नहीं जाना है, वापस ओसोफेगस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज प्रिवेंटेड बाय द contractions and relaxations of inner circular muscles। पहले जो outer circular muscles, outer longitudinal muscle जो होती है, outer longitudinal muscle they push forward, तो ये forwarding force provide करती है। ठीक है, when they contract and relax they provide a forward push, ये forward push करती है। तो अगर यहाँ पर contraction होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर इंटेस्टाइन्स में एक और किस्म की मूवमेंट होती है, दैट इज सेगमेंटेशन, या पेरिस्टालिसिस भी है और सेगमेंटेशन भी है। तो पेरिस्टालिसिस जो है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक, तो पेरिस्टालिसिस हो रही है। अब देखो यहां पर कंट्रैक्शन हो रही है, फूड को कंट्रैक्ट किया जाता है, इसको वापस नहीं जाने देती है कौन, सर्कुलर मसल की कंट्रैक्शन। उसके बाद सर्कुलर मसल क्या होती है, रिलैक्स होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी क्या करती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है ये इस फूड को क्या करती है, ये इस फूड को पुश करती है, हाँ पुश करती है, फॉरवर्ड पुश। तो फॉरवर्ड पुश कौन करता है, फॉरवर्ड पुश इज डन बाय आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, अगर आप इनवर्टेब्रेट्स की बात करो तो इनवर्टेब्रेट्स में होती है इनर लॉन्गिट्यूडिनल एंड आउटर सर्क्यूलर, मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया है कि जो मस्कुलरस है इसमें इनर सर्कुलर मसल होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है, और दोनों क्या है, दोनों स्मूथ मसल्स होती है, और स्मूथ मसल्स में ही पावर ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स होती है ये, और इनमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और उस मूवमेंट को हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। तो सिंपली अगर हम पेरिस्टालिसिस को डिफाइन करें तो पेरिस्टालिसिस सिंपली अ मस्कुलर मूवमेंट व्हिच ऑकर्स इन द गट, ये गट में होती है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओसोफेगस। फिर ये ओसोफेगस में ये हम इसको कहते हैं प्राइमरी पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, या इसको हम कहते हैं फेरेंजियल, पहले फेरेंक्स में, हाँ फेरेंजियल मूवमेंट्स, फिर स्टोमक में भी। तो इसको बहुत सारे, फिर इसके बहुत सारे टाइप्स आगे आगे जाते हैं, फिर ये कैसे प्राइमरी सेकेंडरी, हाँ ठीक है। तो ये तो होगी पेरिस्टालिसिस। तो पेरिस्टालिसिस जो है इट इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलरिस, एंड द आउटर मोस्ट लेयर जो ह्यूमन गट की होती है दैट इज नोन एज सिरोसा। सिरोसा, जो सिरोसा होती है ना, दिस सिरोसा इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, ये फ्लैट सेल्स की लेयर होती है, और ये मेम्ब्रेन सी होती है, हाँ इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव, इट फॉर्म्स जस्ट सिंपली लाइक अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ये एक्ट करती है सिरोसा, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन टू द गट, गट की एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन एक्ट करती है। और ये जो सिरोसा होती है, सिरोसा दो लेयर्स की होती है, विसरल एंड पैराइटल। विसरल हो गई इनर, और पैराइटल हो गई बाहर की तरफ। ठीक है, आउटर पैराइटल
तो दैट मीन्स पैराइटल इज आउटर, ये आपको दिखाई दे रहा है, पैराइटल मीन्स आउटर सिरस लेयर, हाँ पैराइटल मीन्स आउटर सिरस लेयर एंड विसरल मीन्स इनर सिरस लेयर। तो ये हो गई इनर सिरस लेयर, दिस इज इनर सिरस लेयर, दैट इज विसरल, एंड दिस इज आउटर सिरस लेयर, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन जैसे होती है, प्रोटेक्टिव नेचर होती है ये, प्लस और ये ग्लैंडुलर भी होती है, दे आर ग्लैंडुलर, दे आर मेड अप ऑफ सम serous secreting cells, ये serous fluid this layer is also glandular, ये जो सिरोसा होती है this is also glandular in function because it secretes a thin mucus, ये thin mucus secrete करती है, तो उस mucus को हम serous fluid भी कहते हैं, तो it secretes serous fluid। तो what is serous fluid? It is simply a mucus, ये mucus ही होता है, लेकिन उस mucus में क्या होता है, जो उस mucus में जो म्यूसिन होता है, म्यूसिन की बहुत कम अमाउंट होती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं serous fluid is thin mucus, इसको हम कहते हैं thin mucus, क्योंकि उस mucus में म्यूसिन जो होता है, म्यूसिन की बहुत कम कंसंट्रेशन होती, बहुत कम अमाउंट होती है, तो ये एक थिन सा, एक थिन क्या है, ये एक थिन म्यूकस ही होता है, और इस म्यूकस से क्या होती है, लिब्रिकेशन आ जाती है, ठीक है, लुब्रिकेट, आउटर सरफेस भी लिब्रिकेटेड रहती है, ठीक है। तो यहां तक ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, यहाँ पर कंट्रैक्शंस को तो आ गया आपको समझ के, मस्कुलर्स का जो चक्कर है, ये पेरिस्टालसिस कैसे ह्यूमन गट में होती है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, this is layer, this is submucosa and this is muscularis, ठीक है, this is muscularis, और सिरोसा को छोड़ दो, सिरोसा भाई ये है, this is सिरोसा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो है म्यूकोसल लेयर, दिस इज म्यूकोसल लेयर, ग्लैंड्स कहां पर है, ग्लैंड्स यहीं पर है, दिस इज द ग्लैंड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज gland here, तो यहीं पर glands कहां पर प्रेजेंट होते हैं, they are present inside the mucosal layer, तो ये glandular cells है, ये glands पर cells लगी है, these are the cells, अब देखो यहां पर जो होता है, मैंने नर्व्स के बारे में आपको बोला था, जो सब म्यूकोसा होता है ना, सब म्यूकोसा में जो न्यूरॉन्स होते हैं, देखो ये जो इसमें जो ह्यूमन गट में जो नर्वस सिस्टम, जो इसको कौन सा इसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जो हमारी जो गट की एक्टिविटीज है, कौन सा नर्वस सिस्टम उसको, जैसे कि ऑटोनॉमस है, जैसे कि ऑटोनॉमस है ना, और फिर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इसी तरीके से एक नर्वस सिस्टम है, दैट इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम इज बेसिकली द थर्ड, इट्स द थर्ड डिवीजन ऑफ, ये तीसरा डिवीजन है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। बेसिकली ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में क्या है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं, लेकिन ये भी, इसको भी कहा जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो ये वो वाला नर्वस सिस्टम है which controls all the activities which are taking place inside the gut, ठीक है, गट में जो होता है वो कंट्रोल कौन होता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। और ये जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, इट इज मेड अप ऑफ एंटेरिक न्यूरॉन्स, एंटेरिक न्यूरॉन्स, ठीक है, एंटेरिक न्यूरॉन्स, और ये एंटेरिक न्यूरॉन्स में दोनों होते हैं, मोटर एज वेल एज सेंसरी न्यूरॉन्स, एंटेरिक न्यूरॉन्स का ये बना होता है। तो अगर आपने लेक्चर लगाया होगा नर्वस सिस्टम का, या अभी नहीं लगाया तो आगे जाके हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है, तो उसमें ये सारा कुछ हाँ अच्छे से आपको समझ आएगा। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। अब एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंटेरिक न्यूरॉन्स का बना होता है, और वो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं। और देखो इसमें देखो इसमें क्या होता है, ये जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है ना, जो नर्व है, इसमें मेन जो नर्व्स निकलती है, दैट इज वैगस नर्व, वैगस नर्व, इट इज अ 10th कार्नियल नर्व है, ये वैगस नर्व क्या है, इट इज 10th कार्नियल नर्व, तो ये ब्रेन से आती है, ठीक है, 10th कार्नियल नर्व, और यही 10th कार्नियल नर्व हमारे पूरे के पूरे दिस मेरे सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें फैली हुई। तो देखो यहाँ पर अब वैगस, ये एंटेरिक न्यूरॉन्स, देखो अब ये न्यूरॉन्स जो है ना, ये न्यूरॉन्स, इन न्यूरॉन्स के जो फॉर एग्जांपल
न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं, तो डेंड्राइट्स यहाँ पर है, दीज आर डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स लगे हैं। चलो वैसे ही बनाते हैं, दीज आर डेंड्राइट्स। और इस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, इन न्यूरॉन्स की सेल बॉडी कहां पर होती है? इनसाइड द मस्कुलर्स। कहां पर होती है? मस्कुलर्स में इनकी सेल बॉडीज होती है, ठीक। अब देखो, लेकिन हाँ यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो, इनको मैं यहीं पर रखूंगा, सब में को सब में सेल बॉडीज हो गई यहाँ पर। अब यहां से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता, तो ये हो गए, ये एक सेंसरी न्यूरॉन है और ये इसका क्या है? डेंड्रॉन, ठीक। अब इसका एक्सॉन यहां से है, दिस इज द एक्सॉन। ये एक्सॉन है, दिस इज साइनेप्टिक नॉब, ठीक है, दिस इज द एक्सॉन। अब देखो क्या, अब इस डेंड्राइट्स के जो ये एंड टर्मिनल्स हैं वो यहां पर लगे हैं, वो गट पर लगे हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स, मैकेनिकल, हाँ, या प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स है, केमिकल रिसेप्टर्स है, कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, मैकेनिकल रिसेप्टर्स हैं। तो ये हर कोई एक्टिविटी को क्या करते हैं? दे गेट स्टिमुलेटेड बाय एनी ऑफ द एक्टिविटी व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, इनसाइड द गट। चाहे उसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा, स्ट्रेचिंग ऑफ रिसेप्टर्स हो रही हो, चाहे कोई केमिकल इनको स्टिमुलेट कर रहा है, दैट मींस दे कैन रिसीव any type of stimulus which is present, which is generated inside the, जो अगर फूड यहाँ पर आ रहा है तो जो इंटेस्टाइनल वॉल होगी, इंटेस्टाइनल वॉल विल स्ट्रेच अप, तो उससे इन पर प्रेशर आएगा, तो उससे स्टिमुलस जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका एक्सॉन है, तो दैट मींस ये जो, जरा ये न्यूरॉन कौन सा हो गया? इट्स अ सेंसरी न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन 10th में आपने पढ़ा होगा सेंसरी न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन में क्या होता है? सिंगल डेंड्रॉन होता है, ठीक है, सिंगल प्रोसेस और एक एक्सॉन होता है, सिंगल प्रोसेस और एक एक्सॉन होता है, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है एक मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का हेड है, ठीक है, दिस इज द मल्टीपोलर न्यूरॉन हेड। और ये इसका एक्सॉन हो गया, और ये इसके क्या हो गए? ये इसके टेल होगी, स्नैप्टिक, हाँ, जिसको हम स्नैप्टिक नॉब, जहां पर ये है, दिस इज द टेल। और इस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? इट इज सिंपली अ इंटरपोलर न्यूरॉन, इंटरपोलर न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट न्यूरॉन हो गया यहाँ पर, ठीक है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इट्स अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। और यहाँ पर फिर एक और न्यूरॉन होता है, उस न्यूरॉन के क्या होते हैं? उस न्यूरॉन का भी यहाँ पर होता है हेड, तो दैट मींस हेड पर डेंड्राइट्स होते हैं, तो इसने यहाँ से एस्टाइल कॉइलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो भी डालेगा यहाँ से, तो ये उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या करता है? पकड़ता है, और फिर ये सिग्नल कहाँ तक लेता है? ये गट में भी सिग्नल ले जाएगा फॉर एग्जाम्पल, और ये ग्लैंड्स पर भी सिग्नल ले जाएगा, तो दिस इज द एक्सॉन, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन कैरी करता है, मोटर न्यूरॉन है। ये हो गया इंटर न्यूरॉन, तो प्रोसेसिंग यहीं पर होती है, प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल देखो, फूड आ गया किसमें? गट में फूड आ गया, तो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट हो गया ऑन द वॉल्स ऑफ दिस गट। तो जब प्रेशर एक्सर्ट हो गया तो यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर्स, दीज आर सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, क्योंकि ये डेंड्राइट्स से, तो उनके आगे जो एंड्स होते हैं दे बिकम द सेंसरी रिसेप्टर्स। तो इन्होंने इंफॉर्मेशन हासिल की, वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंची? टुवर्ड्स दिस न्यूरॉन, इसकी सेल बॉडी में,
सेल बॉडी से लेकर एक्सॉन में चली गई, एक्सॉन से लेकर दूसरे कहाँ पर इसने न्यूरोट्रांसमीटर इसको दे दिया, फिर न्यूरोट्रांसमीटर से ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर पहुंच गई, इंटरमीडिएट न्यूरॉन में, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट न्यूरॉन में जो है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन ने इसको क्या किया, प्रोसेस किया, ठीक है। जस्ट लाइक जैसा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही एंटेरिक नर्वस सिस्टम में इनसाइड द सबम्यूकोसा और मस्कुलैरिस में ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक एज सीएनएस वाला सिस्टम इसमें भी होता है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और ये इंफॉर्मेशन को फिर ये प्रोसेस, जब ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया इसने फिर यहाँ से मैसेज वापस कन्वे की किसको, गट को, कि आपको करना क्या है। तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन कैरी हो गई वो होगी कैरी थ्रू द मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन देखो क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन जाएगी, ये मोटर न्यूरॉन्स किनको इनर्वेट करते हैं, ये इन पर होते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये ग्लैंडुलर सेल्स पर जाके होते हैं ये कौन, मोटर न्यूरॉन्स, इनके जो टर्मिनल्स होते हैं वो ग्लैंड्स पर होते हैं और बाल्स पर भी होते हैं, ठीक है। तो ये जब ग्लैंड्स पर जाता है तो ग्लैंड से ये सेक्रीशन कराता है किसी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर फूड आ गया तो ये कहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ ये कहेगा जी सेल्स को, कि ये जी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, तो जी सेल जब स्टिमुलेट हो जाएगी तो गैस्ट्रिन हार्मोन निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जब गैस्ट्रिन निकल जाएगा फिर एचसीएल की सेक्रीशन हो जाएगी। तो दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। ये मैकेनिज्म एक होता है जो कहां पर ये जो नर्वस सिस्टम, ये जो नर्वस सिस्टम है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये कहां पर है, दिस एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो ये प्रेजेंट होता है सबम्यूकोसा में। तो इस न्यूरॉन के सिस्टम को यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन, देन देयर इज इंटरमीडिएट न्यूरॉन, देन देयर इज मोटर न्यूरॉन। तो इस वाले सिस्टम को ये कैसे सेक्रीशंस होती है, ठीक है, गट में ये एंजाइम्स कैसे रिलीज होते हैं, कौन इसको इनको स्टिमुलेट करता है, तो देखो ये इन न्यूरॉन्स की मदद से ही करता है, एंटेरिक न्यूरॉन से ही करता है। तो इस वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मेसेनियर प्लेक्सस, ठीक है। प्लेक्सस सिंपली मींस अ नेटवर्किंग, तो इसको हम कहते हैं मेसेनियर प्लेक्सस। तो मेसेनियर प्लेक्सस आप याद रखो कि मेसेनियर प्लेक्सस कहां पर लोकेट होता है, इट इज इनसाइड द सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में मेसेनियर प्लेक्सस होता है, सबम्यूकोसा में क्या होता है, मेसेनियर प्लेक्सस। तो मेसेनियर प्लेक्सस क्या है, इट इज बेसिकली अ नेटवर्क, ये नेटवर्क होता है किनका, there is a network of sensory neurons, inter neurons, and then there is a motor neuron. तो इंटर ये क्या करता है, ये कैसे करता है, और ये मोटर न्यूरॉन फंक्शन क्या करता है, इंटर न्यूरॉन प्रोसेसिंग करता है, और ये सेंसरी न्यूरॉन क्या फंक्शन करता है, ये मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखो देखो अब इन्होंने सेल बॉडीज जो होती है ना, इन्होंने गैंग्लिया बनाया। तो व्हेन सेल बॉडीज क्लस्टर, जब न्यूरॉन की सेल बॉडीज क्लस्टर हो जाएगी तो वो क्या बना देती है, दैट क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इज नोन एज गैंग्लिया। तो इनमें भी गैंग्लिया फॉर्मेशन होती है। मैंने आपको इन्वर्टेब्रेट्स में पढ़ाया था, जो उनका जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज गैंग्लियन। तो गैंग्लियन नर्वस सिस्टम मींस व्हेन सेल बॉडीज आर क्लस्टर्ड, जब सेल बॉडीज क्लस्टर में होगी दैट इज नोन एज गैंग्लिया। तो यहाँ पर मैंने एक ही दिखाया, बेसिकली गैंग्लिया फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। अब एक और देखो यहाँ पर ये तो मेसेनियर प्लेक्सस हो गया, आपको समझ आ गया कि मेसेनियर प्लेक्सस कहाँ पर होता है और ये फंक्शन कैसे करता है। अब यहाँ पर मस्कुलैरिस में भी एक चीज होती है, देखो यहाँ पर यहाँ कुछ और न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, दीज आर द डेंड्राइट्स ऑफ सम न्यूरॉन्स। तो जो ही ये इंफॉर्मेशन इसको देता है ना, ये इंफॉर्मेशन ये न्यूरोट्रांसमीटर को इसको देता है इस इंटर न्यूरॉन को। तो आधे जो होते हैं आधे न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ रिसीव किए जाते हैं, कौन से, जो यहाँ पर होते हैं मस्कुलैरिस में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी इसको रिसीव करते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को। तो जो इनने रिसीव किया तो यहाँ से इनका हो गया, तो यहाँ से इसका एक्सॉन हो गया, तो इसका एक्सॉन ये हो गया, ठीक है। दिस इज द एक्सॉन ऑफ जो न्यूरॉन है, किसमें, जो न्यूरॉन है मस्कुलैरिस में। फिर उसने किसको दे दिया, उसने इंटर न्यूरॉन को दे दिया, तो एक और इंटर न्यूरॉन यहाँ पर है, इज द इंटर न्यूरॉन। और फिर इंटर न्यूरॉन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर दिया और फिर उसने किसको दे दिया, मोटर न्यूरॉन। देयर इज अनदर न्यूरॉन
दैट इज अ मोटर न्यूरॉन, उसका भी ये हेड है, ठीक है। तो ये भी गट पे ही चला जाएगा, ये भी यहाँ तक वॉल्स में चला जाएगा। तो इससे फॉर एग्जांपल कंट्रैक्शन जो होती है, कंट्रैक्शन ऑफ द गट, या ये भी यही यही काम ये भी करते हैं, ठीक है, यही काम ये भी करते हैं, ये भी दे विल हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द दीज थिंग्स। ये भी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे, ये भी कंट्रैक्शन जो पेरिस्टाल्सिस है ना, पेरिस्टाल्सिस वो स्टार्ट करेंगे, उनको स्टिमुलेट करेंगे, क्योंकि उसके लिए भी स्टिमुलस की जरूरत होती है, ठीक है। तो उनको स्टिमुलेट ये करेंगे। तो इस वाले नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मायोट्रिक प्लेक्सस, इसको हम मायोट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। तो बेसिकली मायोट्रिक प्लेक्सस से ही बेसिकली सब म्यूकोसल प्लेक्सस बनता है। जो सब म्यूकोसल प्लेक्सस या मेसेनियर प्लेक्सस है वो बेसिकली कहां से डिराइव होता है, वो बेसिकली मायोट्रिक प्लेक्सस से ही निकलता है। तो मायोट्रिक प्लेक्सस को हम एरोबैक्स प्लेक्सस भी कहते हैं, एरोबैचस प्लेक्सस। तो एरोबैचस प्लेक्सस आप कहो या आप मायोट्रिक प्लेक्सस कहो, तो ये मेन एक न्यूरॉन्स का इंटरनेटवर्क, मेन न्यूरॉन्स की इंटरनेटवर्किंग होती है गट में, गट के मस्कुलर लेयर में, बिटवीन द सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये जो होता है ये बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है। दिस इज द फॉर एग्जांपल दिस इज सर्कुलर मसल, नाउ दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल के दरमियान ये मायोट्रिक प्लेक्सस होता है, दैट मींस एरोबैक्स पैड, ठीक है। तो एरोबैक्स पैड भी वही काम करता है, इट विल आल्सो स्टिमुलेट सम सेल्स, इट विल आल्सो हेल्प इन पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो आई थिंक दैट हिस्टोलॉजी ऑफ गट आपको कंप्लीट हो गई है, आपको अंडरस्टैंड हो गई है, जितने भी मैंने बोली है यहाँ पर जो हिस्टोलॉजी थी वो आई थिंक आपको क्या हो गई है, अंडरस्टैंड हो गई है। तो ये आप ये पॉइंट्स याद रखोगे कि मेसेनियर प्लेक्सस और एरोबैक्स प्लेक्सस जो होता है, तो बेसिकली इनकी फंक्शंस मैंने बोल दी कि करते क्या है, ठीक है। जो सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स जो होती है वो कैसे ये करते हैं, हाँ। तो जो ही इनके एंड पॉइंट्स जो होते हैं ये यहाँ पर होते हैं, दे एक्ट एज द रिसेप्टर्स। तो वहां से सिग्नल ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उसके बाद ये एक्शन करते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो गट में भी एक तरीके का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने देखा इंटर न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी है, दैट मीन्स इट्स अ इसीलिए हम इसको कहते हैं कि भाई जो हमारी गट होती है, गट में एक सेपरेट नर्वस सिस्टम होता है, दैट्स सेपरेट नर्वस सिस्टम इज नोन एज एंटीरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। लेकिन अब स्टडीज का कहना है कि दिस एंटीरिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट्स अ थर्ड डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इस देखो अब इस सिस्टम का भी कनेक्शन कहां से जुड़ा होता है, इस सिस्टम का भी कनेक्शन वैगस नर्व है, फिर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी, हाँ, उनसे कॉन्टैक्ट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर जाके वो मेडुला ऑब्लांगेटा न्यूक्लियस वैगल न्यूक्लियस में, तो ये ओवरऑल कनेक्टेड होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है। आई थिंक होप कि आपको समझ आया होगा।